सुमित जी, अगर बात हम कतर की करें, उसने इजराइल को अब दो टूक कह दिया है कि इजरायली सेना जब तक बाहर नहीं जाएगी गजा में युद्ध विराम नहीं रुकेगा। इजरायली सेना को पीछे हटना होगा। इस बयान के क्या मायने? देखिए, ये जो प्रकरण चल रहा है, ये बड़ा लंबा प्रकरण चल रहा है और इसके तार ना जुड़ते हैं सऊदी अरबिया से। देखिए, मैं आपको हमेशा MH1 पे कहता रहा, सऊदी कहता मेरा दुश्मन ईरान है, ये अलतकिया है, ये झूठ है, ये सब बकवास है, ये दिखाने को है। F-35 किस लिए चाहिए जी आपको? ईरान हमला करेगा। मिसाइल किस लिए चाहिए? ईरान हमला करेगा। पर जब हमास के फेवर में मीटिंग होती है रियाद में, तब तो साहब पूरे 57 मुसलमान मुल्क बैठ जाते हैं। यहाँ तुर्किया बैठा है, यहाँ ईरान बैठा है, यहाँ सऊदी बैठा है, यहाँ पाकिस्तान बैठा। अगर तुम्हारी खून की मतलब ना, वो कहते हैं खूनी दुश्मनी है, तो तुम एक ही टेबल पे एक ही कमरे में कैसे बैठे हो? क्यों रईसी साहब सऊदी नहीं गए? गए। बिल्कुल। जितनी मीटिंग हुई उम्मत की, वहां ईरान नहीं गया? बिल्कुल ही ईरान हर मीटिंग में गया। अरे अगराची हर मीटिंग में बैठे, या अगराची बैठे और अपना मोहम्मद पजेस्कियन हर मीटिंग में बैठे। तो मेरा शुरू से आकलन था इनको लेके, सब अलतकी झूठ बोल रहे हैं। अब भाई मेरे कहने से क्या होता, मैं कोई बहुत बड़ा वो तो हूं नहीं कि वर्ल्ड लीडर मेरी लोग बात मानेंगे। पर कल सुनिए, कल इस चीज की परतें खोली। इनका नाम है सऊदी प्रिंस है, इनका नाम है तुर्की अल फैजल। ये तुर्की अल फैजल सऊदी प्रिंस है, इनके रॉयल डायनेस्टी के मोहम्मद से बिन सलमान के रिश्तेदार हो गए, जाहिर सी बात है। इनके मोहम्मद बिन सलमान से अच्छे संबंध है, ये भी पता है। ये अभी शासन में नहीं है, पर इससे पहले ये सऊदी अरबिया के इंटेलिजेंस चीफ थे। इनकी पूरी इंटेलिजेंस, इसको जैसे तुलसी का बाड़ वहां है, वैसे ही इंटेलिजेंस के चीफ थे। कह रहे इनकी पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट करती थी। इन्होंने कल कतर में एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा देखो भाई, ऐसा है कि अभी जो पूरे मिडिल ईस्ट में जो अगर कहीं सबसे बड़ी दिक्कत है, समस्या परेशानी है, वो है आपके इसराइल को लेके। इसराइल बहुत बड़ा पापी है, दुराचारी है। इसके होते हुए पूरा यहाँ इक्वेशन और पावर मैट्रिक्स बिगड़ सकता है। तो उन्होंने बोला भाई साहब, आप तो ईरान की बातें करते। कह रहा नहीं नहीं नहीं, ये ईरान से बड़ा है। तो अगर जो मेरा आकलन था, ये हमेशा इसराइल था। वो ईरान का नाम ले लेके हथियार जुटाते थे, दुनिया से मदद मांगते थे। इसराइल का नाम लेंगे तो हथियार शायद लोग बेचने को तैयार ना हो जाए, अमेरिका बेचने को तैयार ना हो जाए, इसलिए ईरान का नाम लेके करते थे। कहते जी बेंजामिन नेतन्याहू मुसलमानों को मार रहा है। कहाँ मार रहा है भैया? गाजा में मार रहा है जी, लेबनान में मार रहा है जी, सीरिया में मार रहा है। हर जगह बेंजामिन नेतन्याहू और यहूदी जो है ये मुसलमानों को मार रहे हैं। और हम मुसलमानों की भी हद है, हम कब तक ये सहेंगे? देखिए, पहले मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होती थी शिया सुनी। अब पैराडाइम बदल गया। अब ये कहते हैं कि शिया सुनी एक है क्योंकि सामने यहूद है। क्योंकि जो मैं हमेशा कहता था, चाहे आप शिया सुनी का कितना ही बहर हो, जब सामने काफिर आ जाता तो तब वैसे तो तेल का रिश्ता, तब दूध और पानी का रिश्ता हो जाता है। तो सामने काफिर दिख गया यहूद, फिर क्रिश्चियन दिख गया, वो भी काफिर, हिंदू दिख गया, वो भी काफिर, तो सारे ही है ना। तो भाई ये काफिर है, इसलिए इनको लड़ने के लिए हम एक हैं। तो अब मिडिल ईस्ट का दुश्मन कौन बन गया? इसराइल। कह रहा है ठीक किसको करना है? इसराइल को करना। और याद कीजिए, आपके शो पे मैंने 5-7 दिन पहले कहा था, मोहम्मद बिन सलमान ने मना कर दिया, मैं कोई इब्राहिमिक अकॉर्ड साइन नहीं करूंगा जब तक आप पैलेस्टीनी स्टेट की गारंटी नहीं देते, जो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू देने को तैयार नहीं। अब ये कह रहे भाई साहब, ये सारा इसराइल है, ये सारी समस्या इसराइल है, अगर ठीक करना तो इसराइल को करो, इसराइल मुसलमानों को मार रहा है। इसने यहां तक छोड़ दिया। ईरान वीरान से हमें कोई दिक्कत नहीं, अपना मुसलमान भाई है, कोई टेंशन नहीं। मतलब कहानी कहने का मतलब यही था, ईरान से कोई समस्या नहीं। अब देखिए क्लॉक वर्क कैसे चलता है इस्लामिक वर्ल्ड में। जब ये होता तो शेख अल थयानी, ये शेख अल थयानी कौन? प्राइम मीडिएटर, सबसे बड़ा मीडिएटर, सबसे बड़े इन सब संगठनों से बात करने वाला, हर मीडिएशन में बैठने वाला, हाई टेबल पे कतर का प्राइम मिनिस्टर ये कहता है जी ये तो सीज फायर है ही नहीं। तो भाई जब हम कह रहे थे ये सीज फायर है ही नहीं, तब तो तुमने मुंह नहीं खोला, तब तुम शर्वल शेख में जाके नाच रहे थे ट्रंप के पीछे। तुमने कहा सीज फायर है नहीं, कहता 600 वायलेशन हुई है, 360 लोग मरे हैं और इसराइल लोगों को मारता जा रहा है। ये तो हमने MH1 पे भी कहा था कि हम तो मजाक भी बना रहे थे, पर सीज फायर जारी है। आप अपना काम करो, पर सीज फायर बिल्कुल। जारी है। ये तो भाई एक बात बताओ, हम तो कह रहे सीज फायर था ही नहीं। अब अचानक आप सोचोगे मोनिका जी इसका क्या जमीर जाग गया, रात में दद्दी मरूम सपने में आ गई, उसने इंफॉर्मेशन दे दी? नहीं, इंफॉर्मेशन सब पता है इनको। देखिए वहां इन्होंने इसराइल को दुश्मन बना दिया, यहां कतर भी लाइन में आ गया, कहता नहीं जी ये तो इसराइल दुश्मन है, इसराइल वायलेशन कर रहा, मुसलमान मुल्कों को मार रहा। हम तो कह रहे हैं कि भाई ये जो मुसलमान मुल्कों की सेना है, वो तुर्किया हो, वो पाकिस्तान हो, वो जो भी हो, इनकी सेना को बिठा दो जी गाजा में। इसराइल इस बात को भी नहीं मान रहा। और भाई साहब ऐसा है कि सीज फायर तो आपका मतलब मान लो हो गया फेज 1। कैसे हो गया जी फेज 1? हमास ने सारी बॉडीज दे दी, फेज 1 हो गया, एक आध बॉडी रहती है। कह रहा पर जो मेन मुद्दा था हमास को डिसआर्म करने का,
हमास के हथियार छोड़ने का, कह रहा नहीं नहीं वो कोई मसला नहीं हो, तो देखते रहेंगे। हमास ने सीज फायर का मान लिया, अब फेज 2 पे चलो, नहीं फेज 2 पे चलोगे तो फेज 1 भी खत्म। मतलब अब ये डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दे रहा है। देखिए, जो कल तक डोनाल्ड ट्रंप की जी हजूरी कर रहे थे, आज डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जब ये बोला तो वहां से आया तुर्किया, तुर्किया का एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन, फिदान हकान। फिदान हकान कह रहा भाई ये तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, जब तक वहां हम नहीं आएंगे, पाकिस्तान नहीं आएगा और देश नहीं आएंगे, तो ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स कहां से आएगा। और साथ में इन्होंने पकड़ा एक बेवकूफ को, वो है नॉर्वे का फॉरेन मिनिस्टर। पता नहीं वो के पिताजी शायद मछली पकड़ने का काम करते थे, नॉर्वे में तो जरा यही काम होता है। कह रहा हाँ हाँ हमें इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स अभी भेजनी चाहिए। उसे ये इस्लामिक खेल ही समझ नहीं आ रहा, उसे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स ही समझ नहीं आ रही। क्योंकि कतर भी धमकी दे रहा है, सऊदीया भी धमकी दे रहा है, तुर्किया भी धमकी दे रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कौन, मैं फौज भेजने को तैयार हूं। मसला क्या है, याद कीजिए मोनिका जी, मसला है जब बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा रफा की टनल्स को मैं बर्बाद करूंगा, जितने भी जिहादी अंदर है एक एक भी जिंदा नहीं निकले, और हम उनको खत्म करना शुरू कर दिया उन्होंने। क्योंकि सारा खेल क्या था, रफा की टनल्स बचे, रफा की टनल्स बचेगा तो इजिप्ट से कनेक्शन बचेगा, इजिप्ट से कनेक्शन बचेगा तो मुस्लिम ब्रदरहुड से कनेक्शन बचेगा, तो माल मसाला हथियार वहां से आता रहेगा। इस्लामिक जिहाद, ये इस्लामिक जिहाद हमास के नाम पे, किसी के नाम पे चलता रहेगा। और अगर आप दाल में तड़का लगाओ तो उसके बिना दाल में मजा नहीं आता, तो तड़का भी लग गया, तड़का लगा है। अब लेबनान के प्रेसिडेंट साहब जाग गए, कहता भाई ऐसा है, ये जो हिजबुल्ला है ये तो डिसाम नहीं हो सकता। कह रहे क्यों डिसाम नहीं हो सकता मालिक, तुमने तो इतने महीनों से करे डिसाम कर रहे हैं, हमारी फौज करेगी। बोला वो तब तक डिसाम नहीं होगा जब तक ईरान नहीं कहेगा। तो सोचिए कैसा ये क्लॉक वर्क, जैसे घड़ी चलती है ना क्लॉक वर्क, वैसे सारे एक एक करके एक एक करके अपने हिस्से का खेल खेल रहे हैं। मतलब ट्रंप को कह रहे हैं कि भैया आगे सीज फायर चलाना है तो चला, अन्यथा कहानी खत्म। और जो कल इनकी पोल पट्टी खुली, क्यों खुली है देखिए। अब सोचोगे सुमित भाई इनका दिमाग खराब हो गया क्या, आज क्या चाय में नमक ज्यादा था, वैसे चाय में तो चीनी डलती है हमारे यहाँ। तो क्या था, कल जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट आया ना अमेरिका का, सबने पढ़ लिया होगा अब तक, अब हमने पढ़ा तो उन्होंने तो जाहिर सी बातें पढ़ लिया होगा। इन्हें अमेरिका का रुझान समझ आ गया, अमेरिका कहाँ की तरफ जा रहा है। पहले तो इनको ये झटका लग गया। दूसरा इन्हें लग गया यार ये वेनेजुएला के साथ भी इनकी कुछ सेटिंग वेटिंग बैठ रही, तेल पानी का हिसाब किताब ये वेनेजुएला से बिठाएंगे। तीसरी बात इन्हें लगी, कहता यार ये जो अमेरिका का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट है, ये तो यूरोप को ट्रेड ऑफ करने को तैयार है रशिया के साथ दोस्ती करने के लिए। अब इस बदलते हुए समीकरण में हम क्या करेंगे। और जो वो सीआईए के जो पेंटागन के अधिकारी का इंटरव्यू आया था, रिचर्ड क्या नाम, माइकल रूबिन का, उसने कहा यार ट्रंप को तो रिश्वत दी है कतर ने, क्या ना, कतर ने, पाकिस्तान और तुर्की ने, अब तो रिश्वत के भी एलिगेशन अमेरिकन लगाने लगे। तो मतलब जो सारा खेल था वो खत्म हो गया। ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू से कुछ करा नहीं पा रहा, रफा टनल्स में कुछ हो नहीं रहा, तो मतलब मामला हो गया खराब। तो भैया या तो कुछ करो या फिर तुम अपना हिसाब करेंगे, फिर तो खुलेआम जहाद करेंगे, फिर ये नाटक करने की क्या जरूरत है। इसीलिए ये सारे जो समीकरण आपको बदलते दिख रहे हैं मात्र 24 से 48 घंटे में, मोनिका जी। जी।